Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to a live and interactive training program where this week we are celebrating specific learning disabilities in inclusive classrooms on the occasion of Dyslexia Awareness Month. जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि अगली बार जब आप अक्टूबर सुने तो याद रखिए दिस इज़ Dyslexia Awareness Month, जिसमें हमारी कोशिश रहती है इनफैक्ट हर उस इंस्टीट्यूशन की कोशिश रहती है कि डिसलेक्सिया के बारे में एक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके ताकि सही टाइम पर इंटरवेंशंस मिल सकें और इस चीज़ को हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, इस कंडीशन को मैनेज कर पाएँ। जो लोग डिसलेक्सिया या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हम उनके स्ट्रगल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं। सो आज भी हम यही करेंगे क्योंकि हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे जो हमने स्टार्ट किया है ये इसी के लिए है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा सकें। वी हैव डिवाइडेड दिस ट्रेनिंग सेशन ऑफ आवर्स इन 5 different days where we bring different themes along with different guests to our studios और हम बात करते हैं dyslexia पर और specific learning disabilities पर। You're watching us live on PME Vidya channels 1 to 12, on PME Vidya ISL channel number 31 and on our YouTube handles NCERT Official and NCERT Events। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने डे 2 पर बात की थी नोइंग एंड टीचिंग ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग SLDs पर, और आज डे 3 का हमारा टॉपिक रहेगा वेरी इंटरेस्टिंग वन, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग फॉर SLDs IEPs। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ IEP और क्या है इसका रेलेवेंस, हम इस चीज़ को समझेंगे आज के सेशन में। बट आप भी हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन गिव अस अ कॉल एंड द फोन नंबर इज़ 8800440559। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें अपना फीडबैक ईमेल के ज़रिए देना चाहते हैं, आवर ईमेल ID इज़ dth.isl31@cit.nic.in और हमारे YouTube हैंडल्स NCERT ऑफिशियल और NCERT इवेंट्स के लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन, सजेशंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी को हम इंडियन साइन लैंग्वेज में भी इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमारे 2 इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स टर्न बाय टर्न इस जर्नी में हमारे साथ रहेंगे। राइट नाउ यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन मिस्टर आशीष एंड ऑफ कोर्स ही विल बी सपोर्टेड बाय अनदर interpreter of ours, Miss Ruchi. So Ashish and Ruchi, I welcome both of you. और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ऑफ कोर्स हमारे आज के 2 पैनलिस्ट से जो हमारे साथ हैं और इस टॉपिक पर वो हमारे से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वेलकम, वी हैव विद अस मिस Akanksha Agrawal. Ma'am is a special educator and coordinator of Soch Foundation. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Thank you, Harpreet. And another panelist of ours has joined us online. She is Miss Masarrat Khan. Ma'am is CEO, Maharashtra Dyslexia Association. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Ji. And I can see that both my panelists are wearing red once again because हमने बताया है कि red is the color for dyslexia और हम इस चीज़ को continue करना चाहेंगे इस practice को because next time whenever you see the red color it should not come across as a sign of danger but as a sign of strength, support and of course celebrating the struggles because it is the color of dyslexia. अब हमने जो अपना topic लिया है we all know that it is quite unique. तो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया IEP, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये IEP है क्या। सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेट्स बिगिन विद यू, व्हाट इज़ एन IEP और क्यों हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर लेसन प्लान व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स। थैंक यू हरप्रीत, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IEP एक, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। एक ये रिटन प्लान होता है, रिटन फॉर्मेट होता है जो उस बच्चे के लिए क्रिएट किया जाता है जिसका एक असेसमेंट और डायग्नोसिस हो चुका होता है। सो उस बच्चे के लिए हमें क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है, बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, उस बच्चे के लिए लर्निंग नीड्स उसकी क्या क्या है, हम क्या गोल्स उसके लिए सेट कर रहे हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा सर्विस, अकोमोडेशन या
कोई ऐसी चीज़ है जो स्कूल बच्चे के लिए प्रोवाइड कर सकता है, हाँ जी। या ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी जो हम क्लासरूम में उस बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट को हम आईपी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो लाइक आई सेड इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, सो इट इंश्योर्स कि जो बच्चे को सपोर्ट की नीड है वो सपोर्ट उस बच्चे को मिले, और वो जो सपोर्ट है इट इज़ टेलर्ड टू द चाइल्ड्स नीड। हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। अभी हम कल के सेशन में लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो वो कैसे वो बच्चा सीखेगा वो आईपी में मेंशन्ड होता है। एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर तरीके से ये गोल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, और इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड्स राइट्स। सो यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिविंग अ वॉइस टू द चाइल्ड। एंड एक आईपी जो है वो हेल्प करता है बच्चे का प्रोग्रेस ट्रैक करने में। तो हम कहाँ से शुरू किया हमने बच्चे के साथ काम करना, और 6 महीने बाद हम कहाँ पर बच्चे को लेकर आए हैं, दैट इज़ व्हाट एन आईपी टेल्स अस, एंड दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंस। नाउ एक रेगुलर लेसन प्लान से अगर मैं आईपी को कंपेयर करूँ, तो आईपी आप एक बच्चे का स्पेसिफिकली बनाओगे। लेसन प्लान जो है आप इन जनरल पूरी क्लासरूम का बनाते हो। तो अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों का लेसन प्लान सेम रहेगा जी। लेकिन आईपी एज द नेम सजेस्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है, हर बच्चे के चैलेंजेस अलग हैं, और उसी के बेसिस पे हर बच्चे का आईपी भी अलग होता है। एंड ऑल्सो वन मेजर दिस थिंग इज कि आईपी जो है आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए बनाओगे। लेसन प्लानिंग जो होती है ज़्यादातर टीचर्स या तो डेली बेसिस पे करते हैं या वीकली बेसिस पे करते हैं, एंड एक आईपी एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जी। सो वेयर यू आर ऑल्सो tracking the progress of the child, but at the same time you are reflecting your teaching also, which doesn't really happen with a lesson plan, क्योंकि आप एक generalized plan बना रहे हो हर बच्चे के लिए। So that is the main difference in an IEP and a रेगुलर लेसन प्लान जो हम क्लास में यूज़ करते हैं। राइट मैम, अब तक की जर्नी में हमने ये भी सीखा है कि लेट्स से अगर किसी को एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेट्स से डिसलेक्सिया भी है, बट उसमें भी हर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक होंगे, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस यूनिक रहेंगे, तो वहाँ पर भी आई थिंक आईईपी फिर और इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा, राइट? यू नो उसकी और ज़्यादा फोकस्ड और सेंट्रिक अप्रोच हमें एक्सेप्ट करनी होगी। जी जी। सो हर बच्चे का जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी एक टाइप की नहीं होती जी। हम हमेशा लर्निंग डिसेबिलिटी को एक अम्ब्रेला टर्म की तरह बात करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे के जो चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं जो हम रेड फ्लैग्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो ओवरलैप करता है। एंड बट एट द सेम टाइम not every child is also the same. So that's why this individual learning and individual planning is very important. Right. And ये IEP हमें डिवाइस करना है, इसे फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए एक टीचर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हम ये समझ चुके हैं, और इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टाइम डिवोट करना, उसको डिवाइस करना, प्लान करना अकॉर्डिंगली। तो टीचर को IEP को फॉर्मुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से, किस अप्रोच को टीचर्स फॉलो करते हैं? सो अगेन इसके बेसिस पे मैं डे 1 जब हमने स्क्रीनिंग की बात करी थी मैं उस पर जाऊंगी। तो क्लास टीचर, क्योंकि मेजरली ज़्यादातर स्कूल्स में प्राइमरी लेवल पर जो है टीचर्स हैं वो मदर टीचर्स होती हैं। सो पूरा दिन वो टीचर्स बच्चों के साथ रहती हैं। सो क्लासरूम में टीचर की जो ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहा है, पेयर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसी है, उस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, क्या क्या चैलेंजेस उसको क्लासरूम टीचिंग में, लर्निंग में आ रहे हैं, या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लर्निंग स्टाइल, तो उस बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसे है, ये सारी चीज़ें जो टीचर है वो क्लासरूम में ही बच्चे को ऑब्जर्व करके उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हम जो टीचर्स हैं वो बाकी बच्चे के पेरेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। सो कोलैबोरेशन पेरेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है वो टीचर को शायद क्लासरूम में नहीं दिखेगी। इसके अलावा क्लासरूम में जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, चाहे वो क्लास वर्क हो, चाहे वो होमवर्क कॉपीज़ हो,
जो वर्कशीट्स हम क्लास में बच्चे के साथ करते जी। हैं, जो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑन पेपर, वो हमें एक बहुत क्लियर लेवल का एक पिक्चर दे देता है Right. कि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। हम्म। बार बार हम वीकली असेसमेंट्स या ये इनफॉर्मल असेसमेंट्स भी क्लासरूम में करते हैं, डिक्टेशन देना, वर्कशीट्स कराना, True. इनसे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है बच्चे का। एंड ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद द चाइल्ड। नाउ बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को क्या करना पसंद है। हो सकता है बच्चे को पेंटिंग बहुत पसंद हो, तो वो अपनी कॉपीज़ में, उसको जब ईवीएस की कॉपी दी जाती है तो उसको कलरिंग और पेंटिंग और ड्राइंग करने में बड़े मज़े आते हैं, लेकिन ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स उसको लिखने में और रीड करने में डिफ़िकल्टी आती है। सो ये सारी चीज़ें, इंटरैक्शन बच्चे के साथ क्लासरूम में ऑब्जर्व करके टीचर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पेरेंट के साथ इंटरैक्ट करके। बाकी अगर कोई टीचर है जो बच्चे के कनेक्ट में आ रहा है, कोई Right. स्पेशलिस्ट है, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके, इंटरैक्ट करके एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन टीचर के पास आ जाती है, जी। जिसके बेसिस पे वो इंडिविजुअलाइज प्लान्स बना सकती है। राइट। आपने एक बात की कि पेरेंट्स को के साथ कोलैबोरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये समझती हूँ कि लर्निंग घर से शुरू होती है। अगर पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट मिल जाए तो टीचर्स की जॉब इजी हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल। सो जब हम आईईपी की बात करते हैं, उसमें पेरेंट्स को जब हमें प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है तो एक तरीके से उनको भी एक तरीके का सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने कम्युनिकेशन की बात करी, कम्युनिकेशन बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो आजकल मिसिंग भी है। सो मसरत मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स का क्या रोल है और कैसे पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम आईईपी प्रोसेस की, आईईपी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। एंड मैम, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माय क्वेरी। जी मैम, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली अनम्यूट योर ऑडियो। आई हैव अनम्यूटेड। नहीं आ रही आपको आवाज़? यस मैम, प्लीज़ गो अहेड। पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चा स्कूल जाने के पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल डिपेंड होता है, राइट? तो अगर बच्चा नर्सरी में जा रहा है तो एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ तो पेरेंट्स ने ही उसको घर में देखा है, सिखाया है, ऑब्जर्व किया है, राइट? तो जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास है बच्चे के बारे में, वो टीचर्स के पास तो होगा नहीं। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है उनका। अगर हमको आईईपी प्रिपेयर करना है तो विदाउट पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट वो आईईपी इफेक्टिव होगा ही नहीं जी। बिकॉज आकांक्षा ने ऑलरेडी बताया हमें क्या बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। टीचर्स क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से जो भी नोट डाउन करते हैं आईपी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ पेरेंट्स देंगे, जैसे बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या है, नीड्स क्या है, बच्चे का लर्निंग प्रेफरेंस क्या है, बच्चे का अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट क्या है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमको पेरेंट्स से ही मिल सकता है। और द चैलेंजेस जो बच्चा फेस कर रहा है, जो बच्चे के नीड्स है, वो पेरेंट्स से अच्छा और कोई नहीं जानता जी। टू बिगिन विद, राइट? एंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब तक हमको ये सब इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से नहीं मिलेगा, हाउ विल अ टीचर प्रिपेयर अ गुड एंड इफेक्टिव IEP? So very important. And collaboration, it has to be a collaborative. IEP cannot be made by just one person. It has to be collaborative. Right. So yes, parents play a very important role. राइट मैम। पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, एंड देन हमने एक और बात सुनी है कि स्पेशलिस्ट का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स की भी बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, जब मैंने वर्ड बोला स्पेशलिस्ट, हु ऑल आर दी स्पेशलिस्ट और उनका रोल क्या हो जाता है व्हेन इट कम्स टू आईईपी प्रोसेस? ओके, तो स्पेशलिस्ट हो गए जैसे हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या स्पेशल एजुकेटर्स हम कहते हैं, रेमिडियल टीचर्स हम कहते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सबको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। ओके। उनका जो रोल जो दैट दे प्ले,
नाउ अगर हमें पता है कि हमारे क्लास में सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया ही नहीं है जी हमारे क्लास में दूसरे नीड्स के बच्चे भी हो गए सो बट वी विल रेस्ट्रिक्ट टू क्योंकि हम एसएलडी के बारे में बात करें तो जब एसएलडी के बारे में हम बात करते तो रोल मेन रोल जो है टीचर और पेरेंट्स के अलावा है स्पेशल एजुकेशन टीचर का हाँ जी बिकॉज वो स्पेशल एजुकेशन टीचर है शी वुड नो एग्जैक्टली यू नो हाउ टू बिकॉज उनकी ट्रेनिंग है राइट in preparing IP. So they will be able to guide the teachers and the parents in framing a good IP. और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत जब पड़ती है जब हमारे बच्चे जो एसएलडी जिनको डिस्पैक्सिया या मोटर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है जहाँ पे हैंड राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फिजिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन स्पोर्ट्स में you will find them in the sports fields or during the physical exercise period they are struggling with coordination left right issues है तो वहाँ पे occupational therapist के inputs बहुत important होते हैं speech language therapist in case not necessarily always but there could be students who could also have not so much as a speech defect but language being a major issue you know getting the right pronunciation वो एक इश्यू हो सकता है तो उनका गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम देम वुड हेल्प इन गेटिंग अ गुड फ्रेमिंग अ गुड आईपी ये राइट बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज की भी तो वी हैव टू वर्क इन टैंडम विद ऑल दीज प्रोफेशनल्स खाली टीचर्स या खाली पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे हमें स्पेशल एजुकेटर्स उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसका बेनिफिट भी मिल जाता है अब यहाँ पर बात आती है कि हमने IEP पर हम चर्चा करें कि IEP क्या है उसको कैसे डिवाइस करना है क्या क्या बातों का ध्यान रखना है लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं जो डेफिनेटली इसे रेगुलर लेसन प्लान से अलग करते हैं और इंडिविजुअलाइज बनाते हैं सो आकांक्षा मैम आई वांट टू आस्क यू कि क्या ऐसी इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपोनेंट्स कह लीजिए जो इसे बहुत इफेक्टिव बनाते हैं सबसे पहले तो जब हम IEP बनाते हैं हमें बच्चे का बेसलाइन जानना बहुत ज़रूरी है बेसलाइन क्या है उसका प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है तो अगर मेरे पास क्लास 3 में एक बच्चा आ रहा है जिसको डिसलेक्सिया है तो वो क्या क्या कर सकता है उसके क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं दैट बेसलाइन गिव्स मी एन आइडिया कि मुझे बच्चे के साथ कहाँ से काम शुरू करना है बेसलाइन के साथ साथ एक बार जब मुझे पता चल गया कि बच्चा ये कर सकता है हो सकता है बच्चा अक्षर पहचान पा रहा है लेकिन उन अक्षरों को ब्लेंड करके शब्द नहीं पढ़ पा रहा इसके बेसिस पे मैं अब अपने गोल्स बनाऊंगी तो ये गोल्स मेरे दो तरह से होते हैं एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जो मैं पूरे IEP में रिफ्लेक्ट करूंगी कि 6 महीने का अगर मैं IEP बना रही हूँ तो मेरा पहला लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि वो बच्चा अक्षर को ब्लेंड करके 2 अक्षर 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द पढ़ना सीख जाएगा ये गोल मेरा मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि वो बच्चा शब्द पढ़ना सीख जाएगा अगर वो 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर के शब्द पढ़ रहा है तो कितनी % एक्यूरेसी के साथ वो पढ़ रहा है क्या वो 80% एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाएगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स क्या वो 75% एक्यूरेसी के साथ तो ये गोल मेरा मेजरेबल होना ज़रूरी है अब इस लॉन्ग टर्म गोल का एक शॉर्ट टर्म गोल भी इनके होने ज़रूरी है कि पहले मैं 2 अक्षर के शब्द पढ़ाऊँगी फिर मैं 2 अक्षर के शब्द में एक और अक्षर ऐड करके उसको 3 अक्षर का शब्द पढ़ाना शुरू करूँगी फिर हो सकता है 3 अक्षर का शब्द जब बच्चा एक्यूरेटली पढ़ना शुरू कर दे तो उसका अगला शॉर्ट टर्म गोल होगा कि वो 4 अक्षर के शब्द पढ़ेगा तो बेसलाइन के साथ आते हैं हमारे गोल्स अब इन गोल्स को मैं अचीव कैसे करूँगी मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी मैं कैसे इस बच्चे के साथ काम करूँगी उसका लर्निंग स्टाइल क्या है उसका लर्निंग प्रेफरेंस क्या है क्या उसको गेम्स के साथ खेलने में खेल के पढ़ने में मज़ा आता है क्या उसको ड्राइंग करके पढ़ने में मज़ा आता है तो ऐसे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँगी कि मैं क्या क्या TLM यूज़ कर रही हूँ और एंड में मैं जो गोल्स हैं मेरे उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके गोल्स को अचीव तो कर लिया बट मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गोल को मैं असेस कैसे करूं कि वो गोल अचीव हो गया है सही बात है सो द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स इन द IEP इज़ हाउ एम आई गोइंग टू असेस दीज गोल्स इट कुड बी कि मैं डिक्टेशन दे रही हूँ बच्चे को
इट कुड बी कि मैं शायद वर्ड बिंगो खिला रही हूँ बच्चे के साथ, या मैं उसको क्रॉसवर्ड्स दे रही हूँ Yeah. जिससे वो वर्ड लर्निंग सीख रहा है. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम आईपी में देखते हैं जी. और कहीं ना कहीं एज टीचर्स हम कभी कभी मिस आउट भी कर देते हैं, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन. Okay. मैं बच्चे के साथ 6 महीने काम कर रही हूँ. जब हम आईपी की बात करते हैं तो अगर मैं 6 महीने का आईपी बना रही हूँ, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी होता है. लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि मैंने आईपी तो बना लिया, पर उसको मुझे रेगुलरली रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि जो मैं बच्चे को पढ़ाना चाह रही हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, क्या वो बच्चे के साथ काम कर रही है. अगर काम कर रही है, वेरी गुड. अगर नहीं काम कर रही तो कहाँ पे वो कमी आ रही है. क्या वो बच्चे की तरफ से कमी है, क्या वो मेरी तरफ एज एन एजुकेटर मेरे में कुछ कमी है, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है जहाँ पे मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है. सो वो पार्ट हमें रिफ्लेक्शंस में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन रिफ्लेक्शंस के बेसिस पर ही हम अगला रिव्यू मीटिंग, अगले आईपी के लिए हम काम कर सकते हैं. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं टू प्लान अ लेसन. हमारे पास कई AI पावर टूल्स हैं, हमारे पास जैसा आपने बोला कि बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जिससे हम बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने जो है स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, काफ़ी इंगेजिंग और उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं पूरे प्रोसेस में. बट कुछ और भी सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं जो कि टीचर्स ले सकते हैं while devising this lesson plan and of course to support individual learning. इस बारे में मैं आप दोनों के थॉट्स जानना चाहूँगी. आपसे शुरू करते हैं कांक्षा मैम. ऐसे कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जो आप बताना चाहेंगे और टीचर्स को सजेस्ट भी करना चाहेंगे that they should be taking? सो बहुत छोटी छोटी ट्वीकिंग अगर मैं बोलूँ क्लासरूम स्ट्रैटेजीज में जो टीचर्स कर सकती हैं. पहली बात, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस फॉलो करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है. तो एज अ टीचर अगर मुझे पता है कि मेरे क्लास में 4 बच्चे हैं जिनको डिसलेक्सिया है या डिसकैल्कुलिया है, तो आई कैन ब्रेक डाउन दोज इंस्ट्रक्शंस इनटू स्मॉलर इंस्ट्रक्शंस. तो अगर मुझे बच्चे को 6 इंस्ट्रक्शंस देनी है तो 6 की 6 एक बार में ना दे के एक एक करके इंस्ट्रक्शन दूँ ताकि बच्चा उसको फॉलो कर सके. देन वी कैन टॉक अबाउट स्कैफोल्डिंग. नाउ स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? जो बच्चे की बेसलाइन है, जो बच्चे का प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उसी के बेसिस पे मैं उसकी फर्दर लर्निंग बेस करूँ. तो आई डोंट नीड टू स्टार्ट, अगर लाइक आई गिव यू द एग्जांपल कि बच्चे को अक्षर आते हैं लेकिन ब्लेंड नहीं कर पा रहा, तो मैं ब्लेंडिंग से ही अपनी स्टार्टिंग करूँगी, मैं उसको वापस अक्षर नहीं पढ़ाऊँगी. तो स्कैफोल्डिंग मेरी वहाँ से होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है. साथ साथ इन बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है. तो आप देखोगे क्लास में बड़े क्लमजी लगते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते चीज़ों को. तो ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल. कैसे? अगर उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हिंदी का काम कौन सी कॉपी में करना है, इंग्लिश का काम कौन सी कॉपी में करना है, तो वो एक सिंपल सी चीज़ हम कर सकते हैं, हम कॉपीज़ को कलर कोडेड कर दें. ग्रीन कलर की कॉपी हिंदी की हो गई, इंग्लिश की कॉपी है तो रेड कलर की कर दी, ब्लू कलर की कॉपी चलो मैथ्स की कर दी, मे बी वी कैन डू येलो कॉपी फॉर EVS. तो कलर कोडिंग से बच्चा कलर देखते ही पहचान लेगा कि कौन सी कॉपी में मुझे कौन सा काम करना है. अनदर थिंग जो हम देखते हैं, दे टेंड टू लूज देयर प्लेस इन द कॉपी, कि मैंने लास्ट काम कौन से पेज पर करा है और अब मैं अगला काम कौन से पेज से शुरू करूं. तो एक सिंपल सी चीज़ हम कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट को आप लास्ट काम पे लगा दीजिए ताकि बच्चा स्टिकी नोट देखते ही समझ जाए कि मुझे यहाँ से अगला काम शुरू करना है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होमवर्क किस कॉपी में करें, क्लास वर्क किस कॉपी में करें. तो एक सिंपल सी चीज़ जो हम कर सकते हैं, बिंदियाँ आती हैं, बड़ी साइज की बिंदी आती है, हाँ, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. तो मे बी रेड बिंदी फॉर क्लास वर्क एंड अ ब्लैक बिंदी और अ ग्रीन बिंदी फॉर होमवर्क. तो ये एक सिंपल ऐसी टेक्निक्स अगर टीचर्स यूज़ करें, इट कैन हेल्प. एक चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी वो ये है कि हम एज अडल्ट्स ऑल्सो वी लव गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, वी लव गेटिंग अप्रिसिएशन. बच्चों के साथ भी सेम चीज़ है. अगर हम छोटी छोटी जो बच्चे अकम्पलिशमेंट्स करते हैं क्लास में, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, अप्रिशिएट करें, तो इन बच्चों के कॉन्फिडेंस में, मोराल में बहुत बूस्ट मिलता है.
एंड जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक क्लासरूम टीचिंग को थोड़ा हम विजुअली ग्राफिकली अपीलिंग रखें, ताकि जो बच्चा रीड नहीं कर पा रहा वो एटलीस्ट डायग्राम देख के समझ जाए, वो माइंड मैप देख के समझ जाए कि क्या काम करना है, कैसे करना है. एंड आई थिंक मसरत मैम कैन ऐड मोर टू दिस विद हर एक्सपीरियंस. So, to add to Akanksha, NEP 2020 talks about universal design for learning. Yeah. जो है क्या हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे को रीच आउट करता है, inclusive approach, and it takes into consideration all kinds of learners including those with SLD. So अगर टीचर्स ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और मल्टी सेंसरी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, मल्टी सेंसरी जहाँ पे हम सब सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल है, मूवमेंट है, और हम सबको पता है क्या जो हम एक्चुअली करते हैं वही हम ज़्यादा याद हमें रहता है एंड हम उससे अच्छी तरह सीखते हैं, राइट. ऐसा नहीं है क्या ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है इस दुनिया में जिसने खुद चीज किया हो और उसे याद नहीं रही हो. सो वी लर्न द मोस्ट बाय डूइंग. तो हमारा जो मेथडोलॉजी होना चाहिए और जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं और जो हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे वो सीख सकते हैं इज शुड बी मल्टी सेंसरी, शुड बी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल. तो रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, प्रोजेक्ट वर्क, मेकिंग मॉडल्स, बीइंग इन्वॉल्व, सब बच्चे इससे बेनिफिट करेंगे. प्लस ग्रुप एक्टिविटी, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे टीचर्स ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं एंड कीप चेंजिंग द ग्रुप्स, ओके. एंड जहाँ पे देयर इज अ मिक्स, जहाँ पे बच्चे जो बहुत ब्राइट है, जिनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी है, जो वो एटलीस्ट वो एक बच्चा वो ग्रुप में हो, एंड देयर शुड बी अ चाइल्ड, वहाँ पे बच्चे जिनके नीड्स है, जिनके लैंग्वेज स्किल्स नीड इम्प्रूवमेंट, जो स्ट्रगल करते हैं रीडिंग या राइटिंग स्किल्स, उनके नीड टू बी आर नॉट इन प्लेस, दे नीड टू बी वर्कड ऑन. तो ये बच्चे जो है हमें पता है क्या ओरली ये बहुत अच्छे हैं, ओरली सब जवाब दे सकते हैं. प्रॉब्लम आता है जब हम उनको पेपर पेंसिल देते हैं, यहाँ पे या तो आप रीड करके समझो या आप लिख के बताओ आप क्या समझे हो, आपके पास कितनी नॉलेज है. तो जो ग्रुप वर्क होता है तो ये जो हमारे एसएलडी बच्चे, दे कैन बी द स्पीकर्स, दे कैन बी द ओरेटर्स, दे कैन बी द डिबेटर्स, जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग की जरूरत नहीं है. रीडिंग राइटिंग कोई और कर सकता है उनके लिए. सो मल्टी सेंसरी अप्रोच, हैंड्स ऑन, ग्रुप वर्क, बडी सिस्टम, जहाँ पे देयर इज समबडी जो बच्चे जिनके नीड्स है उनके साथ आप पेयर अप करो तो दे आर प्रोवाइडिंग देम जो वो मिस आउट करते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन. बिकॉज जैसे आकांक्षा ने ऑलरेडी कहा कि मल्टी इंस्ट्रक्शंस ये बच्चे ले नहीं पाते हैं. We have to give them one instruction at a time. लेकिन कभी-कभी teachers will end up giving multiple instructions. So during group work जो instructions बच्चे miss out किए हैं वो दूसरे बच्चे उनके लिए fill up करके provide करते हैं. So and I'm sure day 2 पे भी बहुत सारे strategies और methodologies share किए होंगे and आगे भी होंगे. और आपने already जो कहा है about AI and assistive technology, speech to text, text to speech, all this if you adopt, it is going to benefit everybody. It's not just that ये सिर्फ बच्चे जिनको SLD है उनके लिए ही है, ये हर कोई इससे बेनिफिट करेगा. आप और हम भी बेनिफिट करते हैं, राइट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हाँ जी. एंड हरप्रीत, एनसीईआरटी की सारी बुक्स पे हर चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, राइट. सो जो बच्चा रीड नहीं कर पा रहा, हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आप वो क्यूआर कोड स्कैन कर लो. इट्स एन ऑडियो बुक, तो बच्चा सुन के समझ रहा है. सो ये एक क्लासरूम स्ट्रैटेजी के साथ साथ
बच्चे के लिए घर की भी एक स्ट्रैटेजी हो जाती है कि आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो सुन के तो बच्चा समझ ही रहा है। बिल्कुल। और हमें ये है कि बच्चे तक मैसेज और जो इन्फॉर्मेशन है उसे वो इम्पार्ट करनी है, नॉलेज इम्पार्ट करनी है। तरीका कोई भी हो सकता है, और तभी तो हम इंक्लूसिव वर्ड पर इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं कि ये सब टेक्नोलॉजीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम सबके लिए, हम सब यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही हम सबको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी कर पा रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, और लास्ट माइल लर्नर तक भी पहुंच पा रहे हैं। और जब हम लर्नर्स तक पहुंचते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स, उनके जो स्ट्रगल्स उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, तो सोल्यूशंस अपने आप निकल आते हैं। अब हमने ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक बात जानी कि जो ये IEP है, ये एक लीगल या फिर फॉर्मल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सो कितना ज़रूरी है इसे रिव्यू और रिवाइज करते रहना, क्योंकि आपने कहा कि लिविंग है तो इसमें चेंजेस होने चाहिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और क्यों होने चाहिए, किस किस इंटरवल पर होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सो रिव्यू शुड हैपन एटलीस्ट वंस एवरी टर्म। जी। तो एकेडमिक टर्म हमारी यूजुअली दिल्ली स्कूल्स में देखें तो अप्रैल टू अक्टूबर एक टर्म, अप्रैल टू सितंबर एंड एक टर्म होती है। तो रिव्यू शुड हैपन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द न्यू टर्म। ओके। तो अगर अप्रैल में टर्म शुरू हो रहा है तो मार्च एंड में वो रिव्यू होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, जहाँ पे सारे जो स्पेशलिस्ट बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, दे ऑल कम टुगेदर और आपस में डिस्कस करें कि कहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ पे अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और हमें क्या क्या काम करना है। तो ये वंस एवरी टर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे प्रोग्रेस पता चलता है बच्चे का, क्या क्या चेंजेस हमने करने हैं, क्या हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, क्या हम उसके बेसिस पर टीचिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारे जो गोल्स थे, लॉन्ग टर्म गोल्स थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, क्या वो गोल्स हम अचीव कर पाए इन 6 महीनों में, और जो इनपुट्स स्टेक होल्डर्स जो बाकी लाइक आई सेड जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बच्चे के क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, काउंसलर है, पेरेंट है, या और कोई टीचर है जो बच्चे के साथ काम कर रहा है, इन सब स्टेक होल्डर्स का भी इनपुट हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो बेस्ड ऑन दिस वंस एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट हमें वो IEP का रिव्यू करना चाहिए, एंड देन whatever changes need to be made, we can keep doing that. Right. हम सब जानते हैं कि कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसकी में असेसमेंट और इवैल्यूएशन पार्ट ना शामिल हो जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें अचीव कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर या नहीं, या फिर जो स्टूडेंट है उसका हम प्रोग्रेस ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर ये हम उसको भी रिव्यू करें, उसको इवैल्यूएट करें, तो ही हम और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को। अब आकांक्षा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीचर्स कैसे मेजर करें कि बच्चे का अब कौन सा मतलब प्रोग्रेस क्या है, वो किस डिफ़िकल्टी लेवल तक वो जा सकता है और कौन से नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। सो हरप्रीत, जैसे पहले भी अभी मैंने कहा, जब हम गोल्स बना रहे हैं हमारे गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। तो अगर बच्चे की मैं रीडिंग पे काम कर रही हूँ तो मैं क्या परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी पे टारगेट कर रही हूँ, एंड दिस वी कैन डू मेजर ईदर थ्रू डिक्टेशंस लाइक आई सेड, गेम्स लाइक बिंगो, क्रॉसवर्ड पजल्स। तो क्लियर मेजरेबल गोल्स जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल गोल्स होने चाहिए। तो बच्चे की जब रीडिंग एक्यूरेसी की बात होती है तो क्लासरूम में अगर मैं बच्चे से रीड करा रही हूँ तो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। सो दैट्स एन ऑब्जर्वेबल गोल। सो मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए मुझे रेगुलरली डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चाहे वो मैं डेटा क्लास टीचर से करूं, चाहे मैं बाकी के सब्जेक्ट टीचर से करूं, या मैं खुद से उसके साथ काम कर रही हूं, तो वर्कशीट्स, डिक्टेशंस, क्रॉसवर्ड्स, व्हाटएवर एक्टिविटी आई एम डूइंग, उस डेटा को मुझे रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करना है। और जब मैं ये डेटा कोलेक्ट करूंगी तो मुझे दिखेगा कि कितना प्रोग्रेस उस बच्चे में आया है। देन देर आर अदर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्लास वर्क नोटबुक्स हैं, होमवर्क नोटबुक्स हैं, जो हम करिकुलम बेस्ड टेस्ट्स होते हैं जी, उनके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं। क्लास में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, बेसलाइन जो थी और अब जो करंट परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस आया है, पेरेंट्स का फीडबैक, बाकी कोलैबोरेटिव स्पेशलिस्ट्स का फीडबैक,
स्टूडेंट खुद से बहुत बार रिफ्लेक्ट कर लेता है कि हाँ पहले मैं सिर्फ अक्षर पढ़ पा रहा था, बट आज मैं मैम 3 अक्षर का शब्द भी पढ़ पा रहा हूँ, मैं छोटे छोटे पैसेजेस भी पढ़ के समझ के उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूँ. सो ऑल दिस बिकम्स मेजरेबल, द स्टूडेंट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग, एंड हम 6 महीने में के पीरियड पे उस प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं. एंड देन ये सारा जो प्रोग्रेस है, जब हम इसको बेसलाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने क्लियर कट हमें दिख जाता है कि वो प्रोग्रेस कितना हुआ है, कितने हमारे गोल्स हमने अचीव करे हैं. बिल्कुल, हमारे सामने एक रिकॉर्ड है, हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं और जो भी डिफरेंस है या फिर जो भी अपवर्ड ट्रेंड है हमें पता चल सकता है, अकॉर्डिंगली हम आगे की स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर सकते हैं. अब ये हम देखते हैं क्योंकि जो बच्चे SLD से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ये एक चैलेंज जिसे समझाया नहीं जाता, उन्हें राइट टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम काफ़ी ड्रॉप आउट्स देख सकते हैं और स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, जिससे कि पेरेंट्स का भी मोटिवेशन लो होता है और कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को अकेले केटर करने में. यहाँ पर मुझे लगता है कि जो IEPs हैं वो एम्पावर कर रहे हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी. जब हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आकांक्षा मैम, चलिए स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे लेना चाहेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स एम्पावर हो रहे हैं जब उनको IEP जैसे एक इफेक्टिव टूल मिल गया है लर्निंग के लिए. सो IEP, जो आप एकदम ठीक बात बोली कि बच्चे को भी एम्पावरमेंट मिल रही है, पेरेंट भी एम्पावर हो रहा है, टीचर भी एम्पावर हो रहा है. अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो IEP जो है, इट इज़ गिविंग द स्टूडेंट अ वॉइस, कि बच्चे को पता है ये मेरे गोल्स हैं. हाँ जी. मेरे साथ टीचर्स, बाकी स्पेशलिस्ट इन गोल्स पे काम करेंगे. सो वो वॉइस जो है बच्चे को मिल रही है कि मैं ये कर सकता हूँ. राइट. इनिशियली आई सेड कि जो IEP है वो सिर्फ चैलेंजेस पे नहीं, वो स्ट्रेंथ्स पे भी फोकस करता है. सो दैट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं आर्ट में बहुत अच्छा हूँ, या मैं डिबेट में बहुत अच्छा हूँ, या मैं हो सकता है थिएटर में बहुत अच्छा हूँ. तो अभी तक एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं, हमें सिर्फ नेगेटिव दिखाई देता है. IEP बना, बच्चे को अपने में वो पॉजिटिव दिखना शुरू हो गया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकता हूँ. सो वो सेल्फ अवेयरनेस आती है बच्चे में, सेल्फ एडवोकेसी इंकरेज करता है वो कि यू नो देयर आर टाइम्स जब बच्चा खुद से बोलता है कि मैम स्कूल में फंक्शन हो रहा है, मैं एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे एंकर के लिए लीजिए, या मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो प्ले में मैं लीड रोल के लिए मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ. सो एक वो सेल्फ एडवोकेसी आती है बच्चे में, सेल्फ अवेयरनेस आती है, स्ट्रेंथ्स पे हम फोकस कर रहे हैं. रिव्यू जब हो रहा है तो वो बच्चा भी देख रहा है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है. सो दैट इज़ अगेन वर्किंग ऑन द चाइल्ड्स मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग हिज कॉन्फिडेंस. एंड जो लर्निंग के जो हमारे गोल्स हैं वो बच्चे के एबिलिटी पर टेलर्ड हैं, राइट. उसकी जो बेसलाइन है उस पे टेलर्ड है, उसकी स्ट्रेंथ्स पे टेलर्ड है. तो बच्चे को भी पता है कि कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है. एंड इन दिस प्रोसेस वो बच्चा भी वोकल होना सीख जाता है कि मैं ऐसे सीख सकता हूँ, अब मैं ऐसे सीखूंगा. बिल्कुल. सो बच्चे में वो अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है. बिल्कुल, उसको डायरेक्शन मिल गई है और पेरेंट्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया है, एक्सेप्टेंस आया है, अंडरस्टैंडिंग आई है कि इस चीज़ को मैं कैसे कैटर कर सकता हूँ, अपने बच्चे के लिए एक पिलर स्ट्रेंथ कैसे बन सकता हूँ. तो मसरत मैम, थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बताएं कि वो कैसे एम्पावर्ड फील करते हैं. एज अ टीम मेंबर, राइट, हमने कहा क्या दे हैव टू बी. तो जब हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, वो इटसेल्फ उनके लिए एक एम्पावरमेंट जैसा हो जाता है, एम्पावरिंग हो जाता है, बिकॉज वो उनको अभी लगता है कि हाँ हम भी इन्वॉल्व है, वी आर अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्ड्स एजुकेशनल जर्नी, और हमारे पास भी अभी कुछ आवाज है, जरा लोग हैं जो हमको हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात समझेंगे. तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आता है. दैट इटसेल्फ इज एम्पावरिंग फॉर देम, दैट वी आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल अलोंग विद अस, द स्कूल, द टीचर्स है हमारे साथ. एंड वो एक पैसिव ऑब्जर्वर, दे आर नो लॉन्गर पैसिव ऑब्जर्वर्स, दे आर नो लॉन्गर लिसनर्स, दे आर नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस. सो वो एम्पावरिंग है.
दूसरा है क्योंकि वो इन्वॉल्व है, वो टीचर्स और स्कूल की पर्सपेक्टिव भी समझने लगते हैं, हाँ जी। जो अदरवाइज नहीं होता है, राइट? क्योंकि टीचर्स उनकी एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक नजरिया है ऑफ द होल वे द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग और फेसिंग हर्डल्स। पेरेंट्स का एक अलग नजरिया है। तो यहाँ पे जब टीम वर्क होता है, टीचर्स को पेरेंट्स की नजरिए टीचर्स पेरेंट्स की नजरिए से देखने लगते हैं एंड पेरेंट्स टीचर्स की नजरिए से। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्लैरिटी आती है, देयर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेशन, यू स्टार्ट एडेप्टिंग। वो अदरवाइज वो जो हमारे रिजिड आइडियाज थॉट्स है, हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे वी आर नाउ बिकमिंग फ्लेक्सिबल, so that flexibility also is empowering because it makes you a better thinker, a better आपकी reasoning skills improve होती है and you start advocating. So जैसे आकांक्षी ने कहा, जैसे students self advocate हो जाते हैं, वैसे they do self advocacy, वैसे parents become advocates for their children. Right. They start talking, they start they feel they have enough support to share their understanding and knowledge, and they may even start talking for other children, not just their child. So वो empowering है। हमने देखा है बहुत सारे parent advocates है ये फील्ड में, जैसे नुपुर झुंझुनवाला जी जो हमारे साथ थे day 1 में, right? She is an example of a parent advocate. Yesterday we had Subranil Dhar. Yeah. All right. He is an example of a self advocate. Yes. So when there is support, when there is collaboration, you feel empowered. You feel that you are also in a position to do something. Right. So active participation, clarity of understanding, flexibility, and collaborative work. Right. Right. Teamwork. So all this is what empowers the parents, and they feel उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वहां पे भी आप देखते हैं क्या देयर इज improvement in that. They feel good about the whole thing. True. Instead of focusing on the negatives, they are focusing on the positives and yes. the strengths. Absolutely, ma'am. In fact, मैंने भी एक ऐसे एक्सपर्ट को एक बार इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे बने स्पेशल एजुकेटर। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा एक स्पेशल बच्चा है। तो कहीं ना कहीं जब आपके इस फैमिली में, आपके सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं तो आप उसके सबसे बड़े एडवोकेट बनते हैं, और ना सिर्फ वोकल हैं आप, बल्कि आप उसके बारे में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ लेके फील्ड में उतर आए हैं, तो फिर उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैम, अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, सो वेरी क्विकली एंड वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ डूएबल और प्रैक्टिकल इज इट? जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं मैम। वेरी डूएबल एंड प्रैक्टिकल, बिकॉज अगर नहीं होता तो हम बात ही नहीं करते इसके बारे में, राइट? जी। और अगर सेइंग है, राइट, इन इंग्लिश, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा इन हिंदी, या ओके। सो इफ योर पैशन, अगर हम हमारे फील्ड में एज टीचर्स, इफ यू आर पैशनेट and if we are willing to learn, and if we believe in teamwork, very important, collaboration and teamwork, very much doable. Yes, I understand that जो हम स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, सब जगह, सब स्कूल्स में या सब एरियाज में स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, या स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, अवेलेबल नहीं होंगे, या काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आज ऑनलाइन का जमाना है, थैंक्स टू पैंडेमिक, लॉकडाउन में तो मैं तो थकती ही नहीं हूँ लॉकडाउन और पैंडेमिक को थैंक करना, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन कर दिया है। आज दुनिया और भी छोटी होती जा रही है, हम इमीडिएटली, तो वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू स्पेशलिस्ट ऑनलाइन, एंड मैं नहीं कर रही हूँ कि हर इंडिविजुअल टीचर करेगा। दिस विल बी when we talk about teachers, we are talking of the school as a whole, right? Absolutely. So we are expecting that the school will make resources available to the teachers. True. So that the teachers can prepare good IPs through teamwork. Absolutely. So yes, right? So training, we know that training is required,
and we are expecting that training to be imparted to the teachers through the schools, and NEP is talking about that. Absolutely. Right? Professional development for teachers. So all this will come under that. NEP is talking about inclusive education. NEP is talking about 360-degree report. Yes. जहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, what is 360-degree report? जहाँ पे we are saying no grades, no marks. You have to be आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होना चाहिए. हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं. आप इट्स नॉट जस्ट द एकेडमिक साइड, इट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हमारा इंडिविजुअलाइज्ड गोल कहाँ से आता है? बिल्कुल. ओके जी. सो इफ यू फॉलो NEP ऑटोमेटिकली IPs विल फॉल इन प्लेस. एब्सोल्युटली मैम. एंड क्योंकि इस पर बहुत बात कर सकते हैं बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है. बट थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस सो पेशेंटली एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट in such a nice manner. हमारे दोनों पैनलिस्ट ने आज बात करी individualized learning for SLDs IEPs पर, and I would like to thank both of them. Thank you so much Akanksha ma'am. Thank you. Thank you so much Ms. Sarrat ma'am for your time and contribution to the session. It was indeed wonderful. और यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे ISL इंटरप्रेटर्स मिस रुचि एंड मिस्टर आशीष को भी. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज डे 3 का जो हमारा सेशन है हम उसे यहाँ पर रैप अप कर रहे हैं. यू ऑल नो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स ऑन द ओकेजन ऑफ डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ. और कल डे 4 पर हम बात करेंगे इंक्लूसिव असेसमेंट्स पर. लेकिन क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो यहाँ पर भी एक असेसमेंट है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. और कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप CIET की हमारी वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ CIET आप टाइप कर लेंगे. हमारी ये वेबसाइट है एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज. दिस इज़ आवर होम पेज. आपको एक्टिविटीज़ का सेक्शन लेना है. उसमें आपके पास ऑप्शन है लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम्स. आप यहाँ इस पेज पर जाइए, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ द करंट एक्टिविटी SLDs पर, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कंप्लीट राइटअप मिल जाएगा. NEP 2020 क्या कहती है, कैसे हम ये एक्टिविटीज़ के गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, हु ऑल कैन पार्टिसिपेट. तो प्लीज़ सभी पार्टिसिपेट ज़रूर करें. यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं. प्रोग्राम शेड्यूल है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन्स एंड द टॉपिक. और जो प्रोग्राम आप लाइव नहीं दे पाए उसके जो रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं उसको हम यहाँ पर अपलोड भी कर देंगे. तो यहाँ से आपको वीडियो लिंक्स भी मिल सकते हैं. अब रजिस्ट्रेशंस हमारे क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम्स को बहुत ध्यान से देखिए. अगर आपको असेसमेंट अटेम्प्ट करना है, ये सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. इस QR कोड को स्कैन करके भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं. देन थर्ड स्टेप, ऑफ कोर्स अगर आप असेसमेंट पे 70% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. और ये असेसमेंट है, इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 15 नवंबर 2025 by 6 PM. तो इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है इसी पेज पर अपडेट हम करते रहेंगे. आप हमें ईमेल लिख ही रहे हैं on dth.isl31@ciet.nic.in. Apart from that, if you want to share your feedback, then this is the email ID isl.standardization@ciet.nic.in. So with this, I'm wrapping up the session over here and giving quickly the detail regarding the upcoming program. Here is the program schedule. So in a short while from now at 2 PM, you will watch a session on the world around us and topic is going to be the mystery of food. Rest of the programs आप follow कर सकते हैं. This is me Harpreet Kaur taking leave of you and will join you soon. Namaskar.